एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की। तो आइए चलते हैं लेक्चर के कंटेंट की तरफ। सबसे पहले हम सिंगल फेज मोटर के बुनियादी तारुफ की बात करेंगे, उसकी बुनियादी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, फिर उसके फ़र्क के बारे में बात करेंगे डीसी मोटर से जो उसमें डिफरेंसेस हैं। फिर हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि मोटर्स रोटेट करती क्यों हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इस सवाल का जवाब देंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खुदकार तरीके से स्टार्ट क्यों नहीं हो पाती। इसी चीज़ को डबल फील्ड रोटेटिंग थ्योरी से भी समझने की कोशिश करेंगे और फाइनली हम एक सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे। अगर तारुफ की बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसी मोटर्स हैं। हमारे घरों में मोस्टली जितनी भी मोटर इस्तेमाल होती हैं वो सिंगल फेज एसी मोटर होती हैं, चाहे वो जूसर, ब्लेंडर, पंखे या इवन गाड़ियों तक में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो, मोस्टली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं। इंडक्शन मोटर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है नीचे इंडक्शन के उसूल पे काम करता है और बेसिकली ये एक ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो रोटेटिंग होगी, वो एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करने की, रोटेट करने की सलाहियत रखेगी। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक इशू है कि ये खुदकार तरीके से स्टार्ट नहीं हो सकती। इसको शुरू में किसी तरीके से घुमाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। बुनियादी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो एक इंडक्शन मोटर के दो मेन पार्ट्स, स्टेटर और रोटर। जो साकिन हिस्सा है उसको स्टेटर कहते हैं और जो घूमने वाला हिस्सा है सेंटर में उसको रोटर कहा जाता है। लाजमी नहीं कि घूमने वाला हिस्सा हमेशा अंदर ही हो, सेंटर में हो, बल्कि वो बाहर भी हो सकता है। ऐसी मोटर को एक्सटर्नल रोटर मोटर कहा जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है उसमें रोटर जो है वो अंदर होगा और स्टेटर जो साकिन हिस्सा है वो बाहर होगा। जो बाहर साकिन हिस्सा है उसमें नालियाँ अवेलेबल हैं जिनको इंग्लिश में स्लॉट्स कहा जाता है। स्लॉट्स में तार रख के, वाइंडिंग वाली तार रख के वाइंडिंग की जाती है और ये वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग का काम करती है। ये मकनातीसी फ्लक्स बनाती है जिससे मोटर में रोटेशन का अमल होता है। ये जो वाइंडिंग है इसको एक्सटर्नल कनेक्शन भी दिए जाते हैं, जिस कनेक्शन निकालने वाली जो है उसको टर्मिनल बॉक्स कहा जाता है। जो सेंटर में घूमने वाला हिस्सा है उसमें वाइंडिंग के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हो भी सकती हैं और नहीं भी। दो डिफरेंट किस्म के रोटर की कंस्ट्रक्शंस हैं। एक जो है जिसमें वाइंडिंग पिघला के डाली जाती है, बार्स की फॉर्म में होती है और शॉर्ट सर्किटेड होती है, एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होता, उसको स्क्विरल केज रोटर कहा जाता है। जबकि जो दूसरा है उसमें नालियाँ होंगी और उसमें उसी तरह एनेमल्ड वायर, वाइंडिंग वाली तार रख के वाइंडिंग की जाएगी। ऐसे रोटर को वाउंड रोटर कहते हैं और इसमें एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए जगह मौजूद होती है। अगर डीसी मोटर से इसकी फ़र्क की बात करें तो अभी तक आपने जो डीसी मोटर पढ़ी उनमें स्टेटर और रोटर के दरमियान कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मौजूद था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर है। फील्ड वाइंडिंग साकिन है यानी स्टेटर है, आर्मेचर जो है वो रोटर का काम कर रहा है और आप देख सकते हैं कि दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मौजूद है। ये जो मोटर्स हैं ये उस उसूल पे काम करती हैं कि दोनों में कनेक्शन मौजूद हो, जबकि जो इंडक्शन मोटर हैं इसमें स्टेटर और रोटर के दरमियान कनेक्शन की मौजूदगी लाजमी नहीं है। डीसी मोटर इस असूल पे काम करती हैं कि जब भी एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स लगती है और इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से वो इस फील्ड में हरकत करता है। जबकि इंडक्शन मोटर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करती हैं। अभी तक जो हमने म्यूचुअल इंडक्शन का असूल पढ़ा था वो ये था कि जब भी किसी एक कॉइल में फ्लक्स तब्दील होता है तो पास पड़े हुए दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है और वो ईएमएफ अपने बनाने वाले सोर्स की मुखालफत करती है। अभी तक ट्रांसफार्मर में ये जो अमल था ये मिकदार की तब्दीली से था, लेकिन मोटर एक ख़ास ऐसी इंडक्शन मोटर में ऐसा अमल होगा कि जो फ्लक्स की तब्दीली है वो मिकदार की तब्दीली नहीं होगी बल्कि सिमत की तब्दीली होगी। इंडक्शन का अमल भी जो होगा उसमें जो ईएमएफ बनेगी वो मिकदार की तब्दीली से नहीं बल्कि सिमत की तब्दीली से बन रही होगी। और क्योंकि लेंज़ लॉ मोटर को मजबूर करेगा कि वो अपने बनाने वाले सोर्स जो इस केस में सिमत की तब्दीली है उसकी मुखालफत करें, तो रोटर उस सिमत की तब्दीली की मुखालफत सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर सकता है कि जो उसको बनाने वाली फील्ड है उसकी सिमत की तब्दीली को ख़त्म करे और सिमत की तब्दीली वो रोटर घूम के ही ख़त्म कर सकता है और उसका कोई तरीका नहीं है। डीसी मोटर में कार्बन ब्रशेस होते हैं जबकि इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रशेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन रोटर कंस्ट्रक्शन। डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है जबकि इंडक्शन मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता।
अब इस सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं कि मोटर्स रोटेट क्यों करती हैं। डीसी मोटर्स में तो ये सिंपल है कि मैकेनिकल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो लगती है, जिस वजह से वो रोटेट कर देता है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, पहले हमारे थ्योरी में कवर की है, लेकिन फिर भी अगर हम रिवाइज करना चाहें तो आप देख सकते हैं इस केस में मैंने कंडक्टर दिखाया है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और इसमें करंट की डायरेक्शन मौजूद है। फ्लेमिंग के कानून के मुताबिक जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये फील्ड में खास सेंस में मूव करेगा, जैसे कि इस केस में दिखाया गया कि इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड से निकलने की कोशिश करेगा। अगर यही कंस्ट्रक्शन परमानेंट मैग्नेट के जरिए से मोटर की कंस्ट्रक्शन में तब्दील कर ली जाए तो ये मोटर जो है इस कंटिन्यूस मैकेनिकल फोर्स की वजह से वो रोटेट करना शुरू कर देगी और हम कहेंगे कि ये डीसी मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। तो जबकि जो इंडक्शन मोटर है उसमें मूवमेंट हो रही है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हो रही है, मैकेनिकल फोर्स की वजह से नहीं हो रही। इसको समझने के लिए हम बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें समझने की जरूरत है। तो हम फर्ज करें कि हमारे पास एक स्टेटर है जिसमें 3 कॉइल्स हैं, आपको वो डिफरेंट कलर से दिखाएंगे। अगर हम बारी बारी कॉइल को ऑन करें तो आप देखेंगे कि पहले अगर एक कलर का कॉइल ऑन हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एरो की डायरेक्शन में चाहिए उसकी सिम्प में ऑन होगी। फिर अब जब दूसरा कॉइल ऑन करेंगे, पहला कॉइल ऑफ कर दें तो दूसरी की सिम्प में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। फिर तीसरा कॉइल ऑन करें तो तीसरी की सिम्प में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब दोबारा पहला कॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑन करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट सिम्प में पहले कॉइल में बनेगी, फिर ऑपोजिट सिम्प में दूसरा ऑन करें दूसरी सिम्प में, और इसी तरह तीसरे को ऑपोजिट सिम्प में ऑन करें तो वो तीसरे की डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड पे बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो जैसे जैसे कॉइल को ऑन ऑफ करने के तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करता जा रहा है। और इवन ये तमाम पिक्चर आप एक साथ अगर देखें तो वो उसने पूरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मुकम्मल 360 की रोटेशन कवर की है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हम कॉइल बारी बारी ऐसे ऑन कराना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये डेफिनेटली अगर हमें खुद कराने पड़ते हैं तो इसमें काफ़ी लॉजिक इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा ये है या आसानी है बेसिकली कि 3 फेज़ जो वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करती हैं, बारी बारी पीक्स लेती हैं, फिर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। तो हमें किसी भी किस्म की कोई ऑन ऑफ खुद कराने की ज़रूरत नहीं है। हम इन कॉइल्स को सिर्फ 3 फेज़ वोल्टेज फ्राहम करेंगे और इस 3 फेज़ वोल्टेज की वजह से एक रोटेट होने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि आपके सामने है कि मिकदार में तब्दील नहीं हो रही सिम्त में तब्दील हो रही है। ऐसी फील्ड को जो कि मिकदार में तब्दील नहीं होती और एक महवर के गिर्द गर्दिश करती है उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या गर्दिशी मकनातीसी फील्ड कहा जाता है। अब अगर ये गर्दिशी मकनातीसी फील्ड बने और सेंटर में हमारे पास एक मैग्नेट हो तो जैसे जैसे ये फील्ड रोटेट करेगी ये मैग्नेट भी उस फील्ड को पकड़ने की कोशिश करेगा, उस फील्ड से अट्रैक्ट होगा और ये मैग्नेट भी रोटेट करेगा। तो अगर ये परमानेंट मैग्नेट रोटर हमारे पास मौजूद होता तो वो इस फील्ड की वजह से रोटेट करना शुरू कर देता। लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट रोटर नहीं होगा बल्कि एक कंडक्टर होगा और उस कंडक्टर पे एक तब्दील होने वाली फील्ड आ रही होगी। और जब भी एक कंडक्टर पे फील्ड या फ्लक्स तब्दील होता है तो उसमें ईएमएफ बनती है। यहाँ पे ये जो ईएमएफ बनेगी उसकी सिर्फ और सिर्फ खास बात यह है कि उस ईएमएफ को बनाने वाली चीज़ फ्लक्स की मिकदार की तब्दीली नहीं है बल्कि सिमत की तब्दीली है। तो लेंस का कानून इस कंडक्टर को मजबूर कर देगा कि वो उसकी सिमत की तब्दीली की मुखालफत करे और इसको पकड़ने की कोशिश करे, जिसकी वजह से ये कंडक्टर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी भी फील्ड में यह सलाहियत हो कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गर्दिशी मकनातीसी मैदान बना सके तो वो मोटर जो है वो रोटेट करने के काबिल होगी। लेकिन सिंगल फेज सप्लाई में ये इशू है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखती। हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास अगर एक वाइंडिंग हो और हम उसको सिंगल फेज सप्लाई दें जो कि देखने में कुछ ऐसी होती है। अगर हम इसके फ्लक्स की बात करें जो कि राइट हैंड रूल से मालूम किया जा सकता है, तो जब वोल्टेज ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी 90 की तरफ जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी और मैक्सिमम की तरफ जाएगी। जब 90 से वैल्यू आगे जाएगी तो हम देखेंगे वोल्टेज क्योंकि कम हो रही है तो फ्लक्स की स्ट्रेंथ भी कम होगी। इवन 180 पे जाके वो फ्लक्स दोबारा ज़ीरो हो जाएगा।
और जैसे ही हम वोल्टेज दूसरी साइड पे जाएगी तो सेम सिचुएशन होगी, यानी पहले फ्लक्स इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, लेकिन अब डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको फुल 360 डिग्री एक एसी साइकिल दिया तो फ्लक्स की वैल्यू पहले एक सिम्त में इंक्रीज हुई, कम हुई, फिर दूसरी सिम्त में इंक्रीज हुई और कम हुई, लेकिन फ्लक्स ने किसी भी जगह पे रोटेशन का अमल नहीं किया, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। इसका मतलब है कि सिंगल फेज सप्लाई में गर्दिशी मकनातीसी मैदान नहीं बन सकता। यही वजह है कि सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक का पार्ट 1 ख़त्म होता है। बाकी जो इस लेक्चर में पार्ट रह गए वो इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर के पार्ट 2 में जो है कवर करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू।